बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और ज़हे नसीब जनाब हमारी होस्ट साहिबा जो है ना वो वापस आ चुकी हैं। गुजार लिया आपने अच्छी खासी छुट्टी? अच्छी खासी, बस थोड़ी सी छुट्टियां ही गुजारी हैं, लेकिन शादी थी, आपको बताया था मैंने, तो वो बड़ी अच्छी से गुजर गई। इनकी शादी नहीं थी, इनकी शादी हो चुकी है, इनके भाई की शादी थी, लेकिन आई होप अल्लाह करे सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जनाब। बहुत शुक्रिया। हमारी होस्ट साहिबा जो है वो वापस आ चुकी हैं, लेकिन कल जो अचानक से सिचुएशन ऐसी बनी थी शाम के वक्त, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हम ऑल द टाइम अपने फ़ोन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि चाहे हमें अपने घर वालों से बात करनी हो, हमें किसी की ज़िंदगी को देखना हो, हम फारिग बैठे हुए हैं तो हमने स्क्रोलिंग करनी हो तो ऑल द टाइम हमारे हाथ में फ़ोन होता है, हम फेसबुक देख रहे होते हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, कभी ट्विटर, चैट जीपीटी भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। कल एक झटका लगा है सब लोगों को। अच्छा, अब ये झटका क्या है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्विटर, फेसबुक, चैट जीपीटी समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मुतासिर हुए और साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी बेसिकली आई थी और क्लाउडफ्लेयर वो काम इस बारे में ये बता रहे हैं कि मसला दूर करने के लिए वो काम कर रहे हैं और बाज़ जगहों पर सर्विसेज जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। ये जिस तरह आयशा ने शुरू में बात की ना, हम वाकई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और ख़ास तौर पर ट्विटर और फेसबुक पर तो हैं ही, लेकिन जो चैट जीपीटी ने जो इनकलाब लेकर आए ना हमें ऐसा लग रहा है कि उसके बगैर ज़िंदगी चल नहीं रही है, तो थोड़ी देर के लिए रुक गई और मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ब्रेक ज़रूरी थी आयशा। ब्रेक ज़रूरी भी थी, लेकिन इसने एक चीज़ को सोचने पर मजबूर भी कर दिया ना कि जस्ट इमेजिन एकदम से ये सब कुछ चला जाता है हमारी ज़िंदगियों से, तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या होगी? क्या हम अपने आप के साथ वक्त गुजारने के काबिल हैं? क्या हम अपने साथ वक्त गुजार सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और मुझे लगता है कि कल ये जो हुआ है ना, इसने हमें एक झटका इस तरह से भी दिया कि हम बैठकर सोचें कि हम किस तरह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपको देते हैं कि बैनुल-अक़वामी सियासत जो है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और वो ये है कि सऊदी वली अहद ने 7 साल के बाद अमेरिका का दौरा किया है। व्हाइट हाउस में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और मोहम्मद बिन सलमान जो है उनको गार्ड ऑफ क्या बात है। मोहम्मद बिन सलमान के जो ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ सऊदी अरब के, वो बड़े अच्छे हैं और अमरीकी फ़ज़ाइया ने भी उन्हें सलामी दी। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी उनकी गपशप भी लगी सऊदी क्राउन प्रिंस की और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें डोनाल्ड ट्रंप की को जो लोग पसंद आ जाते हैं ना वो दिल खोल कर उनकी तारीफ़ें भी कर रहे होते, तो क्राउन प्रिंस की भी उन्होंने कल दिल खोल कर तारीफ़ें की और बड़ा अच्छा वेलकम किया। वो वेलकम हमें नज़र भी आ रहा है ना इस वक्त। उसके बाद देखिए व्हाइट हाउस में उनको वो दिखा भी रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स या जो पिछले USA के हुक्मरान रहे हैं उनके साथ मुलाकातें, अपनी तस्वीर के ऊपर भी देखिए जी उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्या ही बात है उनकी। लेकिन अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों मुल्क सऊदी अरब हो या अमेरिका, उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी भी होगी और कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी सऊदी अरब पर। ऐसा ही नहीं है, डेफिनेटली भाई पैसा बोलता है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद की ये जो मुलाकात है ना, इसके बाद एक इशाया भी हुआ था। इस इशाये में इलॉन मस्क भी मौजूद थे। अच्छा। और इलॉन मस्क के साथ एक और शख्सियत मौजूद थी और वो थे रोनाल्डो। अच्छा, रोनाल्डो, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। रोनाल्डो वहाँ पर मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं, ये कहना था ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि ये सऊदी अरब का फ्यूचर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 तैयारे देने का ऐलान भी किया है। ये अब कोई आम गिफ्ट्स की बात नहीं रही, कोई सोने का हार, कोई हीरे के जवाहरात नहीं, अब तैयारे गिफ्ट होते हैं, जैसे कतर ने दुनिया तब्दील हो रही है ना। हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी जंगें और फिर इजराइल की तरफ से जो कतर के ऊपर एक अटैक किया गया था वो भी हमें याद है। उसके बाद सऊदी अरब जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है और आई बिलीव कि ये जो मुलाकात है इसके अंदर इसीलिए F-35 की भी बात हुई और फिर पाकिस्तान के साथ भी एक मुआहदा हुआ सऊदी अरब का। सो लेट्स सी ये जो सियासत है अब ये किस तरफ रुख मोड़ती है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें और वो भी पाकिस्तान की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी तेज़ी और गैर मामूली तेज़ी अगर आए तो गलत नहीं होगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जानिब से भरपूर शिरकत की जा रही है और इसकी वजह से 2025 के दौरान 100 इंडेक्स में 40% इजाफा। क्या बात है जी। सिर्फ सितंबर की अगर हम बात कर लें तो इस छमाही में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 36,000 के करीब नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए हैं, विच इज़ लाइक पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। मार्केट में जब तेज़ी होती है, फ्लक्चुएशन ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट में होती रहती है, लेकिन जैसे ही मंदी का रुझान ख़त्म होता है और तेज़ी आती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए। एक और अच्छी खबर भी है कि ब्लूमबर्ग जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही है, वो
बाकायदा तौर पर एतराफ़ भी कर रहे हैं। और इस तरह की जब खबरें आती हैं या इस तरह के इदारे जब थोड़ी सी श्योरिटी दिखाते हैं ना, कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, किसी भी मुल्क की कॉन्फिडेंस आता है, तो इन्वेस्टर्स जो है ना पूरी दुनिया से आते हैं और फिर जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, जो कि हमारी स्टॉक मार्केट के लिए अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जनाब, ये अच्छी खबर थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए और अच्छी खबर है। और वो आज सारी अच्छी खबरें हमारे पास। अच्छी खबरें, आप अच्छी खबरें लेकर आई। क्या मैं आई हूँ, अच्छी खबरें लाई हूँ। पाकिस्तान की असद इकबाल भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। जनाब, ओमान में ये जारी था स्नूकर वर्ल्ड कप, जिसके क्वार्टर फाइनल में असद इकबाल ने भारत के पंकज अडवाणी उनको शिकस्त दी और सेमीफाइनल के लिए असद इकबाल ने क्वालिफाई किया है। और भारतीय जो उनके हरीफ थे, एक फ्रेम भी नहीं वो जीत सके हैं, इतने बुरी तरह से पिछाड़ा है। अरे वाह, क्या बात है। वैसे आपने कभी खेला है स्नूकर? नहीं, मुझे कभी मौका नहीं। मुझे क्योंकि इत्तेफाक हुआ है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आता है इसको खेलने में ना, लेकिन अगर आपको आती हो तो, और खवातीन के बारे में पकड़ने का एक खास स्टाइल होता है ना, सीखा था ना मैंने। अच्छा, फिर ठीक है, मैंने ऐसे ही फजूल की तरह से ट्राई किया था, लेकिन मुझे तो स्टिक ही पकड़नी नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, एक मरतबा किया होगा, ये जरूरी है कि आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा जी, एक और खेल की बात कर लेते हैं और खेल के खिलाड़ी की एक्चुअली बात कर लेते हैं, और वो है बाबर आजम। उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है ना शाहिद आफरीदी का, उनको पीछे छोड़ दिया। और वो रिकॉर्ड पता है कौन सा रिकॉर्ड? क्या? 0 पर आउट होने का, अंडे पर आउट। नापसंदीदा रिकॉर्ड की आप बात कर रही हैं। क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन बाबर आजम जो है ना, उन्होंने गुज़श्ता रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 मुल्की सीरीज के पहले मैच के दौरान शाहिद आफरीदी का ये नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं ये सोच रही थी, ये खबर पढ़ते हुए, अभी 2 दिन पहले बेचारे ने जो है ना केक काटा है कि 20 सेंचुरियां जो है ना वनडे की उन्होंने मुकम्मल कर दी। और कंसिस्टेंट नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हमारे प्लेयर्स का है। बाबर आजम की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का मसला है, जो हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर बात भी कर रहे होते हैं। शाहिद अफरीदी की बहरहाल बात ये कि वो भी कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन उनकी आयशा जो एक फैन फॉलोइंग थी, उनका जो एक ऑरा था, वो बिल्कुल ही अलग था। अच्छा, आपको पता है? हाँ, बिल्कुल है। और जब अफरीदी ग्राउंड में आते थे तो क्राउड जो चार्ज होता था, और फिर जब वो आउट होके चले जाते थे, चाहे वो 0 पर आउट होके जाएं, क्राउड वहां से जाना शुरू हो जाता था। लिटरली मैंने स्टेडियम्स खाली होते देखे हैं शाहिद अफरीदी के आउट होता है, तो वो एक अलग ही टाइम। पाकिस्तान नहीं, इंडिया की भी अगर बात करें ना, आज भी उनके बहुत ज्यादा हमें फैंस वहां पर नजर आते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये खेल है, इसके अंदर हार जीत चलती रहती है। और बाबर आजम कोई बात नहीं, फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गए हैं। लेट्स होप कि आगे वो अच्छा खेलते रहे। अच्छा, अपनी सियासत की अगर बात करें ना, तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां है, उसके बाद कुछ ऐसी अचानक से एक हमें ना डिप नजर आता है कि आप जो है ना वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है। 27वीं आईनी तरमीम जो है उसने मुल्क की सियासत में खूब गर्मा गर्मी पैदा की, लेकिन फाइनली वो मंजूर भी हो गई। अपोजिशन इसमें बहुत ज़्यादा एहतजाज कर यार। गुज़श्ता रोज़ अगर हम बात करें तो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रेड जोन में उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी। अब इसमें कौन कौन शामिल था, रही आप बता दीजिए। अच्छा जी, एहतजाज में बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर थे, महमूद खान अचकज़ई थे, इसके समेत दीगर अहम जो कायदीन हैं, उनके मेन लीडरशिप है वो शामिल थी। और तरमीम को आइन के रूह के मनाफी अपोजिशन करार दे रही है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ इस पर बार बार बात भी कर चुकी है। और इस मौके पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुतफ़िका आइन को मुतनाज़ बना दिया गया और आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती, और इसी सिलसिले में वो आइंदा जो आने वाला जुम्मा है उसको यौम स्याह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। और ये भी कहा गया पीटीआई की तरफ से, स्पेशली बैरिस्टर गौहर साहब का एक स्टेटमेंट में आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो 27th अमेंडमेंट जो है ना रिवर्स कर दिया जाएगा। लेट्स सी कि अभी ऑपोजिशन के तौर पर वो किस तरह का किरदार निभाते हैं, इस पर कुछ मजीद तज्जिया ले लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मजीद क्या प्लान्स हैं जो ऑपोजिशन जमात है उनके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं शेर अली अरबाब साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं, इस बारे में ज़रा जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो क्या सोच रहे हैं। शेर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी ये जो एहतजाज हो रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, कैसा था ये एहतजाज, ये तवील वॉक जो है, इसका आगाज़ बाकायदा तौर पर हम ये समझें कि हो चुका है? एहतजाज था, ये एक कड़ी है, ये एक आगाज़ है, और इस तरह के मज़ीद एहतजाज जो हैं वो होते रहेंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होंगे, पख्तूनख्वा में होंगे, पंजाब में होंगे, सिंध में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। तो ये एक तवील जद्दोजहद है, बिकॉज जिस तरह
26वीं आइन और उसके बाद 27वीं आइनी तरमीम आई, तो हमें लगता है कि ये हालात जो हैं वो बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। एहतजाज जो है वो जारी रहेगी और हम ना सिर्फ जो अपोजिशन जमातें हैं, हम चाहते हैं कि इसमें वकला भी हों, इसमें सिविल सोसाइटी भी हो और सारे वो लोग जो चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की बात। शेर अली साहब, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि मुत्तफ़िका आइन को मुतनाज़ आइन बना दिया गया है। अब आइन के रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। क्या जो तरमीम हो चुकी हैं, जो तरामीम हो चुकी है, मुस्तकबिल करीब में ऐसा पॉसिबल है कि ये वापस हो सकती हैं? और 27वीं तरमीम जो शुरू में कहा गया था कि जी इस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होगी, कुछ भी नहीं हुआ, उसको भी बुलडोज़ कर दिया गया। और जो थोड़ी बहुत रही सही कसर 26वीं आइन की रहती थी, वो जो है 27वीं आइन में जो हमारा आइन है उसकी रूह, उस शक्ल को और मसख किया गया और आइन की रूह जो है उसको बदतरीन तरीके से बिगाड़ा गया। ये हमारा ये ख्याल है कि ये स्टॉप गैप है, ये आर्जी तरामीम है और इंशाल्लाह जब एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत आएगी और जब आवाम दोस्त एक हुकूमत आएगी तो ये तरामीम जो है वो वापस ले ली जाएंगी। ठीक है, चले 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी ये कहा गया था, अब तो 27वीं भी आ गई और हुकूमत कह रही कि वो 28वीं भी लेकर आएंगे। लेट्स सी नई गवर्नमेंट आती है तो वो कौन कौन सी तरमीम को वापस करती है। लेकिन अभी जो अपोजिशन कर रही है कि अगले जुम्मे को यौम स्याह मनाया जाएगा, इसका ऐलान किया गया, आपको क्या लगता है कि क्या सियासी असरात होंगे इस तरह के इक़दाम के? जी बिल्कुल, अपोजिशन ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अगले जुमे को एहतजाज की कॉल दी है, उसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे। इस किस्म के एहतजाज जो हैं ये ज़रूरी हैं, बिकॉज जिस तरह की आईनी तरामीम अभी आई हैं और जो सुनने में आया कि शायद और आइन की शक्ल बिगाड़ी जाए, उसके असरात जो है इस एहतजाज जो है इसके असरात से कहीं ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक होंगे। एहतजाज हमारा आइनी हक है और हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। एहतजाज आप कह रहे हैं आपका आईनी हक है, बिल्कुल है, लेकिन आपकी जमात इस आईनी तरमीम पर काफ़ी नाराज़ है। एक तो इसकी वजह बता दें नाराज़गी की बेसिक, और फिर पार्टी तरमीम से पहले हुकूमत के साथ इस इशू पर मुशावरत भी नहीं कर रही, उसके लिए भी तैयार नहीं है बातचीत के लिए। तो क्या फिर तहरीक इंसाफ सिर्फ एहतजाज को ही फोकस करेगी? जी, जो 27वीं आईनी तरमीम थी, आपको याद होगा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के एक ट्वीट से मंजर आम पे आई। उस पर जितनी भी प्रोग्राम हुए, टॉक शोज़ हुए, इसमें उसी एक ट्वीट का हवाला था, मुसव्वदा किसी के पास नहीं था। ग़ालिबन आखिर में कहीं जाके पीपल्स पार्टी के पास आया, फिर और जमातों के पास आया होगा, वल्लाह वालम, उसमें फिर चेंजेस हुई। एक मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की, नेशनल असम्बली की और सेनेट की हुई और तकरीबन इंतहाई तेज़ी से इसको पास किया गया। कोई प्रॉपर तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर ऑफ़र हुई, ना कोई अप्रोच हुआ कि जी आईनी तरमीम है, इसमें बैठे वगैरह वगैरह। और ये 27वीं आईनी तरमीम जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ। जी ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए शेर अली साहब कि अभी उम्मीद कितनी है कि ये एहतजाज जो है ना ये कामयाब हो जाएगा अपोजिशन का, और बेसिकली मेजर कैसे किया जाएगा कि एहतजाज कामयाब हो गया है? हमारा जो एहतजाज है ये इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें ना सिर्फ सियासी क़ुव्वतें बल्कि हमारे वकला, हमारी जो सिविल सोसाइटी है और इसी तरह आवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हिस्से लेगी। ठीक है। और ये कामयाबी की तरफ जाएगी। ना हुआ तो कोशिश हमारे हाथ में है, नीयत हमारे हाथ में है और कामयाबी और जो उसका सिला है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम अपना कोशिश और ठीक है, बातचीत के हवाले से जिस तरह मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, कोई एक टेबल पर बैठें ओपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, आने वाले दिनों में आप कुछ इस तरह के हालात बनते हुए देख रहे हैं कि मामलात को मिल बैठ कर हल किया जाए? इस तरह की तरामीम हुई, इसके बाद जिस तरह मुल्क में हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, उससे जो है ये दूरियां बढ़नी हैं, इससे गुर्बत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो इस असूल पे कि जी हमने जो है वापस आइन की तरफ जाना है, हमने
इलेक्शन रिफॉर्म करने हैं, तो उस पर बात हो सकती है। वगैरह इसके जो है वो किसी किस्म की बातचीत का कोई फ़ायदा है। चलें, किसी मामले के ऊपर तो बातचीत होना भी तो बड़ा ज़रूरी है, वहीं से फिर आगे की राहें निकलती हैं। बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हमारे साथ मौजूद है, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अब जो एहतजाज होने जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम पर, लेकिन इस दौरान जब आप गैर हाजिर थी और 2-4 दिन जो गुजरे हैं उसमें एक और बड़ी अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई, जिसके बारे में तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही जानता है, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं, क्योंकि बाहर की ही ये एक रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट की, जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तहलका मचा कर रखा हुआ है। बरतानवी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसने बानी PTI और फॉर्मर फर्स्ट लेडी जो हैं बुशरा बीबी, उनसे मुतालिक कुछ इंकशाफात किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और कई अहम सवालात भी अब इस रिपोर्ट के पास बाद खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं, फिर इसके ऊपर तज्जिया ले लेंगे। रिपोर्ट ये बता रही है कि 2018 के बाद वज़ीर आज़म हाउस में ना सिर्फ गैर मामूली रूहानी रसूमात अदा की जाती रही, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म की काबीना के अरकान, करीबी साथी और घर के अमले सब ने इस असर को काफ़ी महसूस भी किया। अच्छा, अब ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये तासुर उभरा है जैसे पूरा जो वज़ीर आज़म हाउस है वो कोई जादू टोने पर चलता रहा है, या फिर अहम सियासी फैसले कोई फाल निकाल कर किए जाते रहे हैं। तो PTI इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद कर रही है और इसे बेबुनियाद भी करार दे रही है, जबकि ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस रिपोर्ट का असल फ़ायदा जो है वो किसको हो सकता है या किसको पहुँचाने की कोशिश की गई है। और सवाल ये भी है कि क्या अलीमा खान जो हैं उनके मजबूत किरदार को सामने लाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये प्री प्लान है, क्या ये रिपोर्ट किसी सियासी फायदे के लिए सामने लाई गई है, सियासी फायदा भी क्या विद इन पार्टी किसी को पहुंचाने की कोशिश की गई, और क्या जो PTI है वाकई डेफेमेशन केस करने की पोजीशन में है। इन्हीं सारे पहलुओं पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफत व कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है इस पर आप क्या कहेंगे, क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी नज़र में इसकी? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इसके एक तो आर्टिकल का बैकग्राउंड आपके सामने रख दूं। एक तो दी इकोनॉमिस्ट की जो सिस्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन है 1843 उसमें पब्लिश हुआ, और 1843 बेसिकली दी इकोनॉमिस्ट की एनिवर्सरी के हवाले से ही जो है उसको तश्कील दिया गया था, जब उसको बनाया गया था। और दी इकोनॉमिस्ट एक क्रेडिबल इदारा है। आपके इल्म में होगा कि एक वक्त था कि पूरे साउथ एशिया में 2 या 3 कॉरेस्पोंडेंट हुआ करते थे इसके पूरे साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान में एक दौर था नजम सेठी के सिर्फ, यानी आज वो देखें MD और CEO लेवल के आदमी है, लेकिन वो इसके कॉरेस्पोंडेंट रहे हैं पाकिस्तान के। तो एक तो दी इकोनॉमिस्ट ये नहीं है कि वो कोई हेयर सेपर या कोई प्लांटेड स्टोरी कर सकता है, उनका एडिटोरियल बोर्ड इंतहाई मजबूत है। उस स्टोरी को तहरीक इंसाफ में किसी बंदे ने पढ़ा ही नहीं है, उसमें उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। ठीक है। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये बताइए कि PTI अब ये कह रही है, PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया ना कि इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल जो है ना ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने फैसले खुद करते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम अपेरेंटली देखें तो लगता है ऐसा है कि बानी PTI जो हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस थे बुशरा बीबी के, और उनकी खुद की पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रही है। तो आपको ये उनकी बात कैसी लग रही है PTI के लोगों की कि वो जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी की बात नहीं सुनते थे और सिर्फ अपनी करते थे, इस पर आपकी क्या राय है? ये बात एक फैक्ट है। अगर आप तहरीक इंसाफ के चीदा लोगों से आप भी इंटरव्यू करना शुरू कर दें, इवन कि आज जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, कोर्ट टीम का हिस्सा है, वो भी आपको बताएंगे कि जी वाकई बुशरा बीबी जो है जिनको मुर्शिद कहते थे, उनका फैसला हतमी होता था और वो बानी तहरीक इंसाफ के फैसलों पर असरअंदाज होती रही है। ये एक फैक्चुअल बात है और ये भी ओपन सीक्रेट है। तो बेसिकली दी इकोनॉमिस्ट ने इसमें खबरियत ये पैदा की कि दुनिया भर में उसको जानते हैं बानी तहरीक इंसाफ को, तो वो उसकी जिंदगी का मवाजना कर सके कि उसकी जिंदगी में बैलेंस मौजूद नहीं था। और मेरे ख्याल से वो स्टोरी के जरिए ये बात हम तक पहुंचाने में और ये परसेप्शन मजबूत करने में कामयाब हुए हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जिंदगी जो है वो एक अनबैलेंस जिंदगी रही है। अनबैलेंस जिंदगी आप कह रहे हैं कि उनकी रही है, लेकिन ये जो आर्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं हुज़ैफ़ा साहब, आपको क्या लगता है इसका असल बेनिफिशरी कौन था जिसको असल फायदा पहुंचा है इसका? क्या इसका फायदा अलीमा खान को होगा, जिस तरह हमने इंट्रो में भी ये सवाल उठाया था? क्योंकि इल्जाम तो फिर मुस्लिम लीग नून पर भी लगाया जा रहा है, हुकूमत पर भी लगाया जा रहा है कि हुकूमत ने किसी तरीके से इस आर्टिकल को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं समझता कि इस खबर से किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए की गई है। दी इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने सिर्फ ये सोच कर खबर की कि इससे हमारी ज़ाहिर क्रेडिबिलिटी एनहांस होगी और पूरी दुनिया में खबर पढ़ी जाएगी। और वाज़ेह मैं आपसे के सामने कर दूं कि वही दी इकोनॉमिस्ट है जो आज से चंद अरसे पहले हमारी हुकूमत की इकोनॉमी के खिलाफ खबरें लगाता रहा कि इकोनॉमी डूब रही है, डॉलर के हवाले से लगाता रहा। और वो खबरें बानी तहरीक इंसाफ और PTI अपने
ऑफिशियल हैंडल से शेयर करती रही है। यानी दी इकोनॉमिस्ट अगर आपके खिलाफ लिख दे तो बुरा है, हुकूमत के खिलाफ लिख दे तो अच्छा है। ठीक है, तो हुज़ैफा साहब ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये कोई ओपन सीक्रेट है, ये कोई बहुत ज्यादा छुपी हुई बात नहीं है, सबको इस चीज का पता है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि वो हत्या की इज्जत का आप दावा करेगी इकोनॉमिस्ट के ऊपर। आपको लगता है कि इन सब चीजों के बाद डेफेमेशन केस करने की पोजीशन में है पीटीआई? नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तहरीक इंसाफ डेफेमेशन फाइल करेगी, और अगर हमारे यानी बार बार बयानात पे, हुकूमती वुज़रा के इंटरव्यूज पर आप लोग जो न्यूट्रल गैर जानिबदार एंकर्स हैं, आप लोगों के बार बार सवालात पर अगर डेफेमेशन कर भी दिया तो आपके सामने आ जाएगा 2-4 महीने में, मुमकिन है। बल्कि मेरे ख्याल से अगर डेफेमेशन ने फाइल किया भी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फाइल भी करेंगे, क्योंकि डेफेमेशन अगर इन्होंने फाइल किया और वो खारिज हुआ प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर, यानी जिसको हम कहते हैं कि उसकी इंटरम जो है एडमिशन भी नहीं होगी, तो उसके बाद वो एक अलहदा खबर होगी और वो स्टैंप लग जाएगी कि जी ब्रिटिश कोर्ट ने भी इसको स्टैंप कर दिया, खबर फैक्चुअल है। ये नहीं डेफेमेशन फाइल करेंगे, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं कि डेफेमेशन फाइल नहीं होगी, पीटीआई की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे और इस अहम मामले पर बात कर रहे थे जो हर किसी की जबान ज़द-ए-आम इस वक्त बना हुआ है, ये जो आर्टिकल है इकोनॉमिस्ट का। पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे बात है, और वो काफ़ी इसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि भाई ये सारी गलत है, और कह रहे हैं कि हुकूमत की हिमा पर हुआ। बट लेट्स सी, अगर वाकई में पीटीआई सच्ची है तो इसको फिर वो चैलेंज भी करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि हुज़ैफा साहब ने कहा। जाते हैं एक ब्रेक की तरफ जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर अहम खबरों पर, अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपको पता है कि मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान में ठंड आ रही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी मौसमियाती तब्दीलियां अब ये बहुत बड़ी बन चुकी हैं, और ये ख़बरदार किया जा रहा है कि 2050 तक पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रही, ये अमरीकी माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि आने वाले बरसों में मुल्क में सैलाब और खुश्क साली दोनों में इजाफा होगा। अब ये जो 2050 वाला बता रहे हैं, यानी ये भी 2025 चल रहा है, तो 25 साल मजीद खुदा न खास्ता हमें इस तरह की मौसमियाती तमियाती तब्दीलियों को झेलना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि हम तो अभी लगता है कि तैयार नहीं है, जो इस वक्त डिजास्टर्स हमें नजर आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2050 तक अगर ऐसा ही रहता है और इसमें मजीद इजाफा होता रहता है तो आई डोंट नो, पता नहीं हम अब तैयार होंगे या नहीं होंगे, या फिर हमारी तैयारी, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तैयार होने की या नहीं। ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं मरियम अब्बासी साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमें एक तो ख़तरात क्या क्या हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्या हम तैयार हैं या नहीं हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बताएंगे। मरियम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये जो अब रिपोर्ट आई है, या जो अमरीकी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं पाकिस्तान को कि 2050 तक काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या सोच रही हैं? जी, बिल्कुल तहकीक यही बताती है कि जो अभी हमारे करंट क्राइसिस हैं जो पाकिस्तान में, कुछ आप देखेंगे 2025 में ये जो सैलाब था, इसके अलावा 2022 में था, 15 में था, 16 में था, 2010 में था, हीट वेव्स जो हमारी बहुत प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस किस्म की होती जा रही हैं, फिर ड्राउट लाइक प्रोलॉन्ग कंडीशंस हमारी सिंध की तरफ, थरपारकर की तरफ जाएँ तो हमें नज़र आती है, और जो सी लेवल राइज कराची की तरफ आपका बढ़ रहा है, जो फॉरेस्ट कवर हम रिमूव कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम है, फिर जो ग्लोबल एमिशंस है उसकी वजह से जो हमारी ग्लेशियर मेल्टिंग है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करंटली हमारी चल रही हैं। 2050 की अगर हम बात करें तो ये आप समझें कि आपके मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 2050 तक 65% आपका जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग होने का ख़तरा है अगर एक्शंस ना लिए गए, उसको रिवर्स करने की कोशिश ना की गई। इसी तरह आप देखें कि जो एयर पोल्यूशन और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो आपकी जो है वो बढ़ जाएंगी, जो अभी करंटली हैं उससे ज़्यादा आपकी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी जीडीपी है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आपकी जो है वो 20% तक मुतासर होने का ख़तरा है 2050 तक। और क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो मुनहसर होता है, उसकी जीडीपी मुनहसर होती है आपकी ज़राअत के ऊपर, और ज़राअत जो है वो तकरीबन
45 से 50% के करीब आपकी ज़मीन ऐसी हो जाएगी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कि उसमें आप फसलें नहीं बो सकेंगे, इस काबिल ही वो ज़मीन नहीं रहेगी कि आप उसमें फसलें काश्त कर सकें, और साथ ही साथ 50% जो है वो कमी भी हो जाएगी आपकी ज़राअत में। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मसला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मरियम, अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नज़र आ रहे हैं इक़दाम होते हुए, जैसे हमारी एक नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी भी बनाई गई है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर बार बार बात भी की जा रही है कि भाई हमारा इतना हिस्सा नहीं है जितने ज़्यादा हम अफेक्ट हो रहे हैं। आपको लगता है ये काफ़ी है, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान लेवल पे इक़दामात की बात होती है, पॉलिसीज़ तो हमारे पास एक अरसे से मौजूद हैं और बड़ी अच्छी हैं। पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि आप करंटली भी आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का फोकस हमारी हर गवर्नमेंट जितनी भी रही है उनका कोई बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता। उसको एक क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को एक साइड लाइन मिनिस्ट्री ही कहा जाता है। मिनिस्टर्स को अक्सर कहते हैं, सुना है कि ये तो सज़ा के तौर पर हमें पोस्ट करो। और अभी करंटली भी निगोसिएशंस आपकी चल रही हैं ब्राज़ील में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है, और आपके जो फेडरल मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज के वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपकी सीएम साहिबा सिर्फ पंजाब को वहाँ पे रिप्रेजेंट करी है, विच इज़ गुड। पंजाब को भी जो है वो डेफिनेटली वहाँ प्रोजेक्ट करना चाहिए, लेकिन बाकी प्रोविंसेस प्रोजेक्ट हमें नज़र होते हैं वो आ नहीं रहे। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान की बात करनी है, आपको क्लाइमेट फाइनेंस की बात करनी है, मिटिगेशन अडेप्टेशन की बात करनी है, ना कि सिर्फ पंजाब को जाके हाईलाइट करना है कि हम क्या कर रहे हैं। और जो इक़दाम कर भी रहे हैं कुछ वो काफ़ी नहीं है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में जो हम करें। खासतौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए करने के लिए, वो आपके नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त लगाना जो कि आपका मुकामी हो, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करना, लॉ के अंडर जो 5% से 10% तक ग्रीन कवर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने प्रोवाइड करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल ये सारे चैलेंजेस फेडरल गवर्नमेंट को भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट को भी इसलिए हैं क्योंकि पंजाब सर्दियों में खासतौर पर स्मॉग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है और ये हमारे लाइफस्टाइल को ही उतना इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट के लेवल पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना संजीदा ले रही है या कितना मजीद काम होना चाहिए। एक आम बंदा माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्या कर सकता है या वो क्या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है माहौल को बचाने के लिए? जी, एब्सोल्युटली। आपने स्मॉग की बात की तो मैं वहीं से शुरू करूंगी कि जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, अगर आप कार या गाड़ी कोई भी ऑन करते हैं तो वो लाजमी लें। ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि खुद अपनी गाड़ियों को चेक करवा के वो लें, और अब तो फ़ाइन भी इम्पोज हो रहे हैं। एक तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरी सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो हम बात करते हैं। बतौर शहरी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछें कि हमें वो चीज़ चाहिए है, ज़रूरी है हमारे लिए या नहीं। क्योंकि जो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट्स है, हमें लगता है कि हम एक इंडिविजुअल है तो बड़ा कम कंट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शॉपर हम इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फेंक दो। लेकिन एक प्लास्टिक का शॉपर उसकी थिकनेस और कंपोजिशन की बेस पर 100 साल से 600 साल का अरसा लेता है डीकंपोज होने में। इसी तरह आप ये देखें कि जो कपड़े हम लेते हैं, एक टी शर्ट में आपके इतने लीटर्स पानी इस्तेमाल होता है। तो हर सीजन जो कपड़ों की शॉपिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग होती है, जो आप वेस्ट जो है वो सड़कों पर फेंकते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आप इस्तेमाल करते हैं, एक बॉटल है उसी को रिफिल करके इस्तेमाल करें। बहुत से ऐसे इक़दाम हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो हम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, जो आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकता है। और ये दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट आपके घरों में आके तो दरख्त नहीं लगा सकती है, साथ ही साथ हमें चाहिए कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ थी, उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ थी उसमें हमारे घरों में दरख्त लाजमी होता था, आंगन होता था, जिसकी वजह से आपके जो पोल्यूटेंट्स है वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा है मरियम, लेकिन अभी जब वक्त चेंज हो रहा है, आप कह रही हैं कि पुराने वक्तों में ये चीज़ें थी और सेहत के मसाइल भी इतने नहीं थे जितने अब हो रहे हैं माहौल की वजह से। आपको लगता है जितनी अवेयरनेस अब आ गई है, जितनी हम और आप टीवी पर बैठ के सोशल मीडिया का लोगो इस्तेमाल करते हुए सब पता है, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, तो पता चल रहा है लोगों को कि कहां पर काम करना है, या लोग इसको संजीदगी से ले ही नहीं रहे? देखिए, कुछ हद तक तो अवेयरनेस है, कुछ हद तक लोग वॉलंटरीली बिल्कुल जो है वो उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हमें जो पॉलिसीज़ बनी हैं उस पर लॉस कुछ बनाने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। आप देखें कि यही पाकिस्तानी हम जब बाहर जाते हैं कहीं भी, मैं सभी को कहूँगी, अक्सर जो उनमें से ये होते हैं वो आपको कहीं भी रैपर तक नीचे ज़मीन पर नहीं फेंकें, क्योंकि वो पता है फ़ाइन इम्पोज होगा। लेकिन वही पाकिस्तानी टूरिज़्म के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, शहरों में होंगे, गाड़ियों से कचरा बाहर फेंक देंगे। तो एक
एक तो हमें फाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, तभी लोग जो है वो उससे जो है वो सीखेंगे, पेनल्टी से सीखेंगे, आपके माहौल को लिटर नहीं करेंगे। इसी तरह हर घर में एक दरख्त की मुझे लगता है कि एक पॉलिसी और कानून बना देना चाहिए कि आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें एक दरख्त नहीं होगा तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज होगा। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरियम, हमने अपनी बात कर ली, अपनी खामियों कोताहियों की बात कर ली और गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या होना चाहिए, पॉलिसीज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमने इसकी भी बात कर ली। लेकिन डू वी हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट ऑन आवर ओन? हम क्या खुद से इसको कर सकते हैं? क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट मेरे सामने जिसमें वो ये उनकी ये प्रोजेक्शन है या वो ये कह रहे हैं कि $348 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को 2030 तक इस चीज़ से को केटर करने के लिए या इससे कॉम्बैट करने के लिए। यू थिंक कि हम इसको दुनिया की मदद के बगैर हल कर सकते हैं या कॉम्बैट कर सकते हैं? जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें डेफिनेटली क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए और इसी के लिए हम क्लाइमेट जस्टिस की मद में पिछले 30 सालों से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमारा पाकिस्तानी डेलीगेशन जाके निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है G77 प्लस चाइना के साथ। और उसमें आपकी डेफिनेटली आप देखेंगे क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात जब करते हैं उसमें हमें फंड्स चाहिए। मिटिगेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बसेस, मेट्रो और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स लाने के लिए हमें पैसा चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डोमेस्टिकली भी आप मैनेज कर सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के थ्रू, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को पे करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो जो ग्लोबल नॉर्थ आपकी एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है, उसमें एब्सोल्युटली पाकिस्तान को एनुअली $4 बिलियन जो है वो चाहिए लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हीट वेव्स की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से, रिवर एंड फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हर साल मुतासिर हो रही है, जो आपके हेल्थ क्राइसिस का सबब बन रही है, आपकी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन रही है आपके बॉर्डर्स के ऊपर। मरियम, 2022 के सैलाब के बाद हमने देखा था कि 2023 के आगाज़ में जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो पाकिस्तान और यूएन की तरफ से मुश्तरका तौर पर जिसको होस्ट किया गया था, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की वजह से क्या क्या हो रहा है। और वहाँ पर काफ़ी ममालिक ने प्लेज भी किया था कि वो सपोर्ट भी करेंगे, फंड्स भी दिए जाएंगे और कुछ हद तक आ गया था कि कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान इसको कॉम्बैट कर सके। उसके बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ शेयर करेंगे? कितनी हेल्प हमें अभी तक मिली है या जिन्होंने प्लेज किया था क्या उन्होंने पाकिस्तान की अभी तक हेल्प की है कुछ? जी देखिए 2024 तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जितने भी प्लेज करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्चुअली उसमें कंट्रीब्यूट करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ग्लोबल नॉर्थ की वजह से उसमें अभी तक नहीं रीजनेबल आया। आप देखें कि जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट की फॉर्म में आया वो लोन और प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में आया, कंडीशनैलिटीज़ के साथ आया है। और ये एक तरह की स्ट्रैटेजी आपकी ग्लोबल नॉर्थ की होती है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे आपको कभी भी प्रायोरिटाइज करके पैसा क्लाइमेट चेंज की मद में, क्लाइमेट जस्टिस की मद में नहीं देंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे जो वल्नरेबिलिटीज उन्होंने कॉज की उसकी वजह से, तो उनकी तो रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो इसी बात पे तो हमारी नेगोशिएशंस इतने सालों से चल रही हैं कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूडिंग पाकिस्तान पैसा बगैर कंडीशंस के, बगैर कर्जों की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करें ताकि हम एक्चुअली लोगों के लिए कुछ कर सकें। मिसाल के तौर पर IMF का जब कर्जा हमें मिलता है तो उसमें हमें जो है वो थोड़ा सा नरमी उसमें बरती जाए, हमारे ऊपर जो सख्तियां हैं थोड़ा सा उसमें कर्ज माफ़ किया जाए, इंटरेस्ट उसमें थोड़ा माफ़ किया जाए ताकि हम अपने लोगों को रिहैबिलिटेट कर सके। तो तकरीबन जो 2 से 3% आपकी उसमें फंड्स का कंट्रीब्यूशन हुआ था, दैट टू विद कंडीशंस। एक्चुअली उसमें अभी तक फंड्स जो कंट्री ने कमिट किए थे वो नहीं आए हैं। अभी भी जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है उसमें US जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से निकला हुआ है जो मेजर फंडर है आपका। और अभी भी द गार्डियन का आर्टिकल आप उठा के देखें तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इस दफ़ा सबसे ज़्यादा नंबर उनका है। We need a strong follow-up में यही एक जो है ना अभी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है अपनी समझ के मुताबिक जितना हम अंडरस्टैंड कर। बिल्कुल ठीक है मरियम, आपका पॉइंट आ गया। अपनी समझ के मुताबिक जितना हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप की भी ज़रूरत है और बार बार जाकर अच्छी तरह से कम्युनिकेट और निगोशिएट करने की ज़रूरत है, ये बताने की कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है आप लोगों की वजह से, दुनिया की वजह से। और डेफिनेटली अपनी खामियां और कोताहियां जो है ना उनके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मरियम अब्बासी हमारे साथ मौजूद। अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के। 2050 तक अगर ना किए गए ना इकदाम और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ना किया गया तो और भी ज़्यादा तबाही अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। इसी नोट पे हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं कि भाई अल्लाह करे, हमारी उम्मीद यही है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो आने वाली गवर्नमेंट्स होंगी 2050 तक का टाइम दिया गया, तब तक कुछ ना कुछ तैयारी कर लेंगे। नहीं, हमने ठीक नहीं होना, हम भी ठीक, हमें भी ठीक, गवर्नमेंट्स भी ठीक हो, हम भी ठीक हो, तभी मुल्क ठीक होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे का हमने थोड़ा सा जिक्र करना है और खूबसूरत सूबे के खूबसूरत लोगों का जिक्र करना है। चूँकि मैं जो जिनकी बात कर रही हूँ वो दो ख़वातीन हैं, दो ख़वातीन मुसव्विर हैं जिनकी कहानी आयशा बड़ी दिलचस्प है। वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो पेंटिंग्स बनाती हैं, वो दो ख़वातीन, और पेंटिंग्स में क्या है खूबसूरत। मैं बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, माज़रत, मुझे लगा मैंने बता दिया। अच्छा। बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ जी। वहाँ की दो ख़वातीन इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती है, अपने इलाके को दिखाती हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं, जो खूबसूरती है, जो उनका कल्चर है उसको दिखाती हैं। इसके साथ साथ और सूबों की भी दिखा रही होती है चीज़ें, जहाँ जहाँ खूबसूरती उनको नजर आती होती है। सबसे अच्छी उसमें बात क्या है आपको पता है? बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है जहाँ पे ख़वातीन के कुछ मसाइल हैं, लेकिन उनके फादर्स ने, दोनों ख़वातीन के फादर्स ने उनको सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम ना परसेप्शन बना लेते हैं किसी भी इलाके के बारे में कि भाई ये रिमोट एरिया से या ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, तो यहाँ पर जो है ना मसले मसाइल होंगे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता नहीं है। और ये हमें तब्दील करते हुए हम यहाँ पर ये मिसाल है, ये दो ख़वातीन नज़र भी आ रही है। अच्छा, इनके बारे में मज़ीद अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम ज़रा चलते हैं। सीनियर प्रोड्यूसर है रेहान अहमद, उन्होंने उनसे बात की है, आपको भी दिखाते हैं। कहते हैं फ़न और सलाहियत सरहदों की मोहताज नहीं होती, लगन सच्ची हो तो इंसान हज़ार दुश्वारियों के बावजूद भी अपनी मंजिल को पा लेता है। मेरे पीछे जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली दो ऐसी लड़कियों के हैं जिन्हें बेशुमार दुश्वारियों का सामना था अपनी कम्युनिटी और माशरे की तरफ से, लेकिन अपने घर वालों और ख़ुसूसन अपने वालिद की सपोर्ट के नतीजे में वो यहाँ तक पहुँची। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, लेकिन मेरे फादर ने बचपन से 4-5 क्लास से जब मेरा शौक़ देखा कि इस चीज़ में शौक़ है। अभी मेरे एग्ज़ाम हो रहे तो भी मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मेरे पेपर्स हो रहे तो भी मैं ड्राइंग कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने जब मेरे शौक़ को देखा कि नहीं अभी इसको तो सपोर्ट लाजमी करना है, इस फील्ड को सपोर्ट लाजमी करना है, तो ये सब उनकी वजह से पॉसिबल हुआ। जो मैंने इसमें नया इनोवेशन किया है वो है बीड्स का। तो बीड्स का जो आइडिया है वो मुझे एक रशियन आर्टिस्ट से आया जो कि ब्रोचेस बनाती थी। तो मैंने अपनी पेंटिंग में इसको ट्राई किया और ये मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले दिखाया, मेरी अम्मी को दिखाया, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मैंने इसको आगे की तरफ किया और मैंने करती गई और फिर मैंने इनको बिल्डिंग्स में इस वजह से मैंने इंसर्ट किया। मैंने ज़्यादातर बिल्डिंग्स में इसको लगाया बीड्स को, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्डिंग्स क्योंकि मैं बिल्डिंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ उनमें कोई स्टोरी होती है। एक आर्टिस्ट हमेशा एक चीज़ को बहुत स्टोरी की नज़र से देखता है। मैंने अपना जो थीसिस प्रोजेक्ट था वो मैंने पश्तो KPK की एक लव स्टोरी है, पश्तो फोल्कलोर आदम खान दुरखानी, तो मैंने अपना पूरा रिसर्च और थीसिस उस स्टोरी पे किया। उस स्टोरी में एक लव स्टोरी है जिसकी मैंने 5 पेंटिंग बनाई, 5 सीरीज़। पहली पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि आदम खान रबाब बजाता है, वो कितना अच्छा रबाब साज होता है। दूसरी पेंटिंग में मैंने उन दोनों की पहली मुलाकात दिखाई है आदम खान दुरखाने की। तीसरी पेंटिंग में उसके अब्बू खड़े हैं और उसकी शादी करा रहे हैं ज़बरदस्ती, जो आप बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान के एरियाज़ में होता है, एक वही सीन है। और चौथी में आदम खान की डेथ हो जाती है, ये दोनों बिछड़ जाते हैं और लास्ट में मैंने इनकी खबरें एक साथ दिखाई हैं। तो ये बेसिकली पूरी सीरीज़ पेंटिंग है। बाबा की वजह से हूँ मैं, वरना कुछ भी नहीं होती। जो बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखती है वो लड़कियाँ, वो मुझे आई होप वो देख रही होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। और मैं उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है। जब तक आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ आपके काम से, थैंक यू। लगन अगर पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद और इरादे अगर चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हों तो कोई वजह नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल को पाने में नाकाम रहे। और इसे साबित किया है बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली इन दोनों ख़वातीन ने। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़ इस्लामाबाद। जनाब रेहान भाई का पैकेज आपने देखा। अभी हमें जाना है फौरन ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। जनाब, आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक ऐसे सूफियाना किस्म के मैं कहूँगी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सूफ़ी म्यूज़िक को एक नई जहत दी है, एक नई रूह भी बख्शी है। और आप सब जानते हैं कि ये ख़ित्ता जो है ना साउथ एशिया का, यहाँ पर सूफियाना म्यूज़िक की जब बात हो या सूफीज़म की, मिस्टिसिज्म की बात हो तो बहुत ही ज़्यादा रिच हमें नज़र आता है और बहुत इंजॉय भी करते हैं लोग। बिल्कुल तो हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने 2006 में अपने पहले एल्बम से मौसीकी की दुनिया में कदम रखा था और फिर धूम मचा दी थी और अपने मुनफरिद अंदाज से, गहरी कलाम के इंतखाब से, खूबसूरत आवाज़ से ऐसी पहचान बनाई है जो बहुत कम फनकारों को नसीब होती है। तो आज हमारे साथ वो मौजूद, हमारे साथ मौजूद हैं अरीब अजहर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी अच्छी जबरदस्त आपकी आवाज़, ऐसे बोलने में भी और सुनने में तो वैसे कलाम तो आप बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। बस विरसे में मुझे ये आवाज़ मिली अपने वालिद साहब से। वैसे तो वालदा की भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन इतनी जो भारी आवाज़ है मुझे और मेरे बड़े भाई दोनों को। अच्छा, मेरे बहुत सारे सवालात हैं आपके वॉइस के बारे में भी, आपके करियर के बारे में भी, जर्नी के बारे में भी, लेकिन जो मकसद है आज वो तो एक हम आपसे मुलाकात भी करना चाहते थे और दूसरा थोड़ा बता भी देते हैं। जनाब, अरीब अजहर जो है ना, एक समिट को उन्होंने होस्ट करना है और ये उनका बेबी एक तरह से हम कह सकते हैं। कोकाफ समिट है जो कि एक विजनरी और आलमी मयार का सकाफती, सिफारती और तरक्याती प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद ये है कि जनाब पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है एक तो दुनिया भर को दिखाया जाए, एंड देन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको ये थोड़ा सा बताया जाए, थोड़ा समझाया जाए कि भाई हमारी ज़मीन है, उसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात होगी। 21 से लेकर 23 नवंबर को ये होने जा रहा है। इसके अंदर अभी जो मैंने देखा है और जितना मुझे अभी तक पता चला कि इसमें बहुत से फनकार भी होंगे, क्लीन करने की ड्राइव भी होगी और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, ये हम जान लेते हैं डायरेक्ट अरीब से ही। अरीब, टेल अस अबाउट दिस समिट। जनाब, तो हम म्यूज़िक इवेंट्स, फेस्टिवल्स, कल्चरल रिलेटेड फेस्टिवल्स तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। ये वाला जो हमने प्लेटफॉर्म, अभी हम इसका पायलट फेज़ है, ये हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और शुरू कर रहे हैं हम हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से। कोकाफ समिट इसका नाम है और इसका बेसिकली बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि एक ऐसा कल्चरल फेस्टिवल प्लेटफॉर्म कायम किया जाए कि जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकें और बहुत सारी चीज़ों की सॉल्यूशंस तलाश कर सकें। तो इस कोकाफ समिट में हमारे जो हैं 16 पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं ऑन टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम women in entrepreneurship, folk tales and mythologies of Gilgit-Baltistan, high altitude sports and mountaineering, the living Indus, archaeological wonders of Pakistan, tourism in the 21st century वगैरह वगैरह। और फिर हमारी जो है वर्कशॉप्स हैं जिसमें कंसल्टेशन सेशंस, वर्कशॉप्स विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स, एकेडेमिया, और उनके भी जो थीम्स हैं, बेसिकली हमारे समिट का वही मकसद है। उनके थीम्स हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी, फ्रेमवर्क फॉर रीजनल इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म रोड मैप एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज ऑफ गिलगित। हाँ, मैं ये काफी नाम मुझे फौरन जब मैंने ये सुना तो मुझे याद आ गया एक शेर, खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जनू रहा न परी रही। तो कोकाफ परियों के रहने की जगह, ये क्यों चूज किया आपने? इसीलिए हमने चूज किया क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो उनकी पुरानी कहानियां हैं, दास्तानें हैं, मिथोलॉजीज हैं, वो सारी जो हैं वो परिस्तान के गिर्द घूमती हैं। बल्कि वहाँ पे उनकी एक बड़ी दिलचस्प एक सेरेमनी होती है जिसको वो हुंजा में कहते हैं बिटन सेरेमनी, और वहाँ पे शीना ज़बान में उसको डायल बोलते हैं, डायल सेरेमनी। तो वो बिटन जो होता है वो एक शमन होता है जो कि उनका जो ढोल है डडंग, उसकी चाल सुन के और ट्रेडिशनल उनका ढोल और जूनिपर ब्रांचेस के धुएं को इनहेल करके और फिर वो एक हाल में आता है और एक उस हाल में जो है फिर वो परियों से कम्युनिकेट करता है और फिर जो है ही फोरटेल्स द फ्यूचर ऑफ द विलेज एंड सो ऑन। अच्छा, हर इलाके की अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक सकाफत है। आपने गिलगित से इसकी शुरुआत, आई होप आपने शुरुआत की है या सिर्फ गिलगित के लिए? इतना लगाव क्यों आपको गिलगित से? एक तो लगाव बहुत है, मैं बहुत सालों से, बचपन से उन इलाकों में घूम रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वहाँ पे दोस्त अहबाब मौजूद हैं। दूसरा ये कि हम चाह रहे थे कि ये नॉर्थ से साउथ तक हम इस सिलसिले को शुरू करें। तो कोकाफ वाला ये ट्रैवल करेगा। कोकाफ का जो हमारा ब्रांड है
ये नॉर्थ के लिए ही है, क्योंकि जाहिर है नॉर्थ में ही हमारा इस तरह की मिथोलॉजीज हैं जो कोकाफ को समझ सकती हैं। तो हम इसको सोच रहे हैं कि आगे एक दिन इसको हम स्कर्दू इंशाल्लाह अगले साल स्कर्दू ले जाएंगे, चित्राल ले जाएंगे, आज़ाद कश्मीर ले जाएंगे, पेशावर ले जाएंगे, इस्लामाबाद लाएंगे, एंड देन फॉर द साउथ वील डेवलप अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। आपने जो जिक्र किया मिथोलॉजीज का और फिर मेटाफिजिकलिटी एंड मिस्टिसिज्म का, हमें अपने खित्ते में तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन जब हम दुनिया की बात करें तो अक्सर ये कहते हैं लोग, ये मेरी राय नहीं है, लोग कहते हैं कि अब ये इतना ज़्यादा रिलेटेबल रहा नहीं है, स्पेशली जेन ज़ीज़ के साथ वो इतना ज़्यादा इसको नहीं समझते हैं। तो क्या ये उसके रिवाइवल की भी एक कोशिश है? नहीं, मेरा ख्याल में कि मिस्टिसिज्म को रिवाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टिसिज्म मतलब रूहानियत जिसको हम कहते हैं, तो रूह के अंदर तो हम मौजूद हैं। अब आपको इसका एहसास हो, अब इसका हाँ जिसको एहसास है इसका वो नहीं है, वो कोई वो उसका मामला। सूफी म्यूजिक देखिए मैं नहीं समझता कि, मैं समझता हूँ कि जो हमारा सूफियाना कलाम है उसमें एक बहुत ज़्यादा गहराई है, और वो सिर्फ एक ख़ास मखसूस खित्ते के लिए नहीं है, हालांकि हम ज़बानें यहीं की इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसमें एक यूनिवर्सल मैसेज है इंसानियत का, हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, हाउ टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, हाउ टू ट्रीट द वर्ल्ड एंड द प्लैनेट। सुना जाता है हमारे सूफियाना बिल्कुल बिल्कुल, और हालांकि इनके हमने बहुत कम तर्जुमे किए हुए हैं। देखिए आप दुनिया भर में जाएंगे, आपको मौलाना रूम के आपको हर जबान में तर्जुमे मिलेंगे, हमने अभी ये करने हैं। बाबा बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद ये रिवाइवल की भी एक कोशिश हो सकती है, वी नीड टू यू नो इंट्रोड्यूस these people to the world, और ये हमारी जिम्मेदारी है जैसे जैसे generations आगे बढ़ रही हैं। Absolutely, I think if we just make them more accessible, and then let people interpret them in their own way. अच्छा कुछ सुना दें आज। अच्छा जी, मैं आपको अभी एक सूफियाना कलाम नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको एक गिलगित बल्तिस्तान का एक के लिए हमने एक तराना जो है तैयार किया है। जरूर। ये एक गिलगित के बड़े मशहूर एक शायर हैं अमीन ज़िया साहब, उनका लिखा हुआ है और मेरा कंपोज किया हुआ है, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। है मरकज महर परवर महबशों का ये प्यारा देश मेरे दिलबरों का, गिलगित बल्तिस्तान का हर एक चप्पा है एक शाहकार जन्नत मंजरों का, काराकोरम हमारा हिंदू कुश का ये संगम है पहाड़ी सिलसिलों का, खपलू खरपो चो बल्तित शिगर में जर्री वर्षा है तारीखी कलों का। ला 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 एक और अंतरा गा दूं? प्लीज प्लीज। जवाहिर फूल फल जंगल का मादन, ये नगमा दिल नशी कोमल सुरों का, नजीर साबिर हसन जवारी लालक जान, ये खित्ता मोहतबर है हौसलों का, है ये रेशम की राह शहर वतन की, ये रास्ता है हमारी मंजिलों का, अबासीन ही तो है सोने का पानी, हमारा मान है मुस्तकबिलों का। ला 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 क्या बात है, बहुत शानदार। आपने एक गाने में बहुत कुछ समेट दिया, बहुत सारे अमीन ज़िया साहब ने, जी शायर ने बहुत कुछ, बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे जो मशहूर लोग हैं, जो जगहें हैं और बिल्कुल जो शोरा हैं उन सबको। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आपको किस तरह का वेलकम दिया है, एंड देन आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है?
वो एक्साइटेड हैं मेरे इस समिट के लिए? जी मेरे तो बहुत सारे वहाँ के दोस्त अहबाब हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया। वहाँ पे आपको पता है कि कई ज़बानें बोली जाती हैं, 5 मेन ज़बानें हैं गिलगित बल्तिस्तान की, शीना, बुरुशस्की, वाही, बल्ती और ख्वार। और तो हम 5 ज़बानों के लोग वहाँ बुला रहे हैं। तो ये हमारी जो कोशिश है इस समिट से, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोकल हमारे कम्युनिटी के दोस्त हैं और वो बिल्कुल एक्साइटेड हैं, वो ये कि वहाँ की आवाज़ जो है वो कम सुनाई जाती है बाकी पाकिस्तान में। लोग तो उधर जाते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन उनका म्यूज़िक क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी एस्पिरेशंस, ड्रीम्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, जिनको हमें ये जो है बाकी पाकिस्तान को सुनने की ज़रूरत है और बाकी दुनिया को भी सुनने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। तो ये एक कोशिश है कि वो जो उनकी एक विजडम है, उनकी आवाज़ है, उसको बुलंद किया जाए। इस फेस्टिवल में कौन कौन एक तो शिरकत कर सकता है, कितने लोग आ सकते हैं, उसका क्या तरीका है? देखें, इस पे हमने तो खुली दावत दी हुई है। ये एक ओपन फेस्टिवल है, इसमें हर कोई आके, सिर्फ हमारी जो वर्कशॉप्स, कंसल्टेशन सेशंस हैं वो क्लोज्ड एक्टिविटीज़ हैं, बाकी देयर ऑल ओपन फॉर द पब्लिक। हमारे पैनल्स, हमारा म्यूजिक प्रोग्राम, हमारी क्लीन अप ड्राइव्स, हमारे ट्री प्लांटेशन तो हम सिर्फ सेरेमोनियसली कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्री प्लांटेशन का मौसम नहीं है, वो तो बाहर में आएगा। लेकिन ये कि हम एक सेरेमोनियसली कर रहे हैं कि भाई ये एक जरूरी कोई चीज टिकट या कोई इस तरह की चीज हमने आखिर में हमने फैसला किया कि इसका हम टिकट नहीं रख रहे, क्योंकि ये कि अभी वैसे ही सर्दी का मौसम है और विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और लोगों को ज़रा, बाकी गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो फ़ौरन तैयार होते हैं, बाकी पाकिस्तानियों को ज़रा जज्बा चाहिए होता है उधर जाने के लिए। तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि हर कोई आके इसमें शिरकत किस जगह पर होगा जो गिलगित पे मौजूद हैं उनके लिए बता दीजिए। ये जनाब होगा इस जुमे हफ्ते इतवार 21, 22, 23 को करीमाबाद हुंजा में दरबार होटल और सरीना होटल जो आमने सामने है, वहीं पे हमारा कोकाफ समिट होगा। वहाँ पर ये कोकाफ समिट होगा। और वो आर्टिस्ट जो होता है ना, फनकार, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अमन का सफीर होता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपने टैलेंट का इस्तेमाल और कोई नहीं हो सकता, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। हम एक ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके म्यूजिक के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएं। प्लीज कुछ सुनाइए ना। अच्छा, मैं उधर देखना शुरू हो गया, मैंने कहा पता नहीं कौन सा म्यूजिक सुना रहे हैं। अच्छा, मेरा म्यूजिक। ओ झूले लाल लाल लाल, ओ सोहना लाल लाल लाल, ओ जीवे लाल लाल लाल, ओ मुर्शद लाल। सफिया सकिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। मैं भी खाली झोली लेके, मैं भी खाली झोली लेके, मांदी आई धमाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। जनाब ब्रेक की तरफ जाते हैं। अरीब का वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द समिट। आई होप ये बहुत कामयाब हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, वापस आएंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान का आजकल टाइम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया पाकिस्तान ने, बड़ा अच्छा खेल लिया। उसके बाद अब 6 मुल्की सीरीज़ जो है उसका भी आगाज़ हो चुका है। और क्या ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म का आगाज़ किया पाकिस्तान ने। जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दे दी है 5 विकेटों से। और जिम्बाब्वे की जानिब से 148 रन बनाए गए थे, जिसमें हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 4 गेंदे पहले ही ये जो है ना पूरा कर लिया। उसमें कंट्रीब्यूट जो सबसे ज़्यादा किया है वो है फ़खर जमान, जिन पर पाकिस्तान की टीम काफ़ी रिलाय भी कर रही होती है। 44 रन उन्होंने स्कोर किए। फिर उस्मान खान उन्होंने 37 रन, वो नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज उन्होंने 20 अहम रन बनाए। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ 3 खिलाड़ियों
खिलाड़ियों की ये टॉप ऑर्डर नहीं है, ये मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर है और इन्होंने आकर परफॉर्म किया है। हमारा जो टॉप ऑर्डर है एक मरतबा फिर से वो फेल हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है हमारी जो टॉप ऑर्डर है उसके साथ, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, खास तौर पर ओपनर्स की अगर हम बात करें। अच्छा हमारा स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रहा, हमारी गलतियां क्या है। ऑल्दो कि हम जीत गए हैं पहला मैच, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ आप 4 बॉल्स पहले जाकर अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं या आप जीत रहे हैं, तो ये कंसर्न ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब उन्होंने। तो तौसीफ साहब, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये अल्लाह का शुक्र है, जीत रहे हैं तो खुशी नजर आ रही है सबके चेहरों पे ही। तौसीफ साहब, लेकिन जिस तरह से जीते हैं कल, चलें थोड़ी सी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस पे। हम सबको खुशी है कि पाकिस्तान जीता है, पूरी तरह से नहीं होने देंगे। श्रीलंका को भी हराया है हमने अच्छे तरीके से, लेकिन कल वाला जो मैच है मुझे थोड़े से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारा जो टॉप ऑर्डर है खास तौर पर उसको लेकर आपको, चलें ओवरऑल एनालाइज पहले कर लेते हैं, आपको कैसी लगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? देखिए, परफॉर्मेंस जीते हैं बस ये है। अब टेक्निकली उस पर बात करेंगे, आपने खुद बता दिया है कि जो 2-3 प्लेयर हैं नीचे, फखर है या दूसरे प्लेयर हैं, उन्होंने रन बनाए। तो आपको ये भी बता दूं, ऊपर के ऑर्डर वाले उन्होंने रन नहीं बनाए, तो ये जो जिन्होंने रन्स बनाए ये भी ऊपर के ऑर्डर पे ही खेलते हैं, फखर जमान, और जाहिर वो नीचे चले गए और आके जबकि उनकी वो जगह नहीं है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जगह कॉम्प्रोमाइज हुई फखर जमान की। एक तो उनको शफल करना, उनको जगह पे ना खिलाना, ये कैसा फैसला है? ठीक है वो कल चल गए हैं, लेकिन हर बार वो अपनी पोजीशन से हट के या अपने नंबर से हट के क्या परफॉर्म कर पाएंगे अगर यही ऑर्डर रहा? भाई देखिए, वो मजबूर है, वो कहते हैं जी मुझे जहाँ चाहे खिला लो, हालांकि उनका नंबर नहीं है। हम लोग सेटल नहीं कर पा रहे हैं ना, सेटल करने के लिए कुछ कोशिशें हम कर रहे हैं किसी और के लिए, तो वो सेटल नहीं हो रहा है। जैसे कि कप्तान साहब खुद 4 नंबर पे आ गए, वो 4 नंबर पे खेलने वाले तो है नहीं, 4 नंबर पे तो फखर आ रहे थे। आप ये कहेंगे कि जी हम थोड़ा देख रहे हैं, देखने का टाइम तो आपका निकल गया, बहुत आगे चले गए। अब हमें करने का टाइम है कि हम क्या करेंगे, क्या सलमान अली आगा को हम क्या वो एडजस्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग तो काम नहीं कर रही है, वो कप्तानी की वजह से खेल रहे हैं, सारा कुछ है। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और ठीक है, हम जीते हैं, बहुत अच्छा। और आपकी गोशगुजार ये करूं कि ये जो टीम है, ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा है, कोई भी कुछ कर सकता है, बट ये आप देखें, ये रैंकिंग में 12वें नंबर पे है। श्रीलंका 8वें नंबर पे है और आप 7वें नंबर पे हैं। तो 12वें नंबर की टीम ने आपको बहुत टफ टाइम दिया। आप कहेंगे खेल में होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। और वो होमवर्क करके आए। हमारी बारी में जब कह रहे हैं जी बॉल ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, उनकी बारी में तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो तो आपने देखा कि 60 रन की उनकी ओपन की पार्टनरशिप लगी, जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर के प्लेयर नहीं। तो ये आज से नहीं, काफी टाइम से हो रहा है। तो ये सेटल कैसे करेंगे, ये अब इनको सोचना है। और तैयारी तो जब भी पूछो कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तजुर्बा करके देख रहे हैं कौन नहीं अब एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट है यार, कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आगे वर्ल्ड कप जो है सर पर आकर खड़ा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इनको कोई टैलेंट उस तरह से मिल नहीं रहा, या फिर कैपेबिलिटी की कमी है, या टैलेंट की कमी है? मसला है क्या? देखिए, जब से हम सिलेक्शन कमेटी से जब हटे थे, 30-35 लड़के हमने ए टीम के साथ खिलाए थे, जो कि अभी शाहीन जैसे खेल रही है इस तरह खिलाए थे। वही लड़के जो है घूम फिर के आ रहे हैं। उसमें एक मिर्जा फास्ट बॉलर जो है उनको वो इंक्लूड हुए हैं, और एक हसन नवाज हैं, वो हमें नजर आए नए। बाकी सब वही प्लेयर खेल रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपने टाइम पे आन के होमवर्क करना शुरू कर दिया, और आपने जो है वो टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप टीम बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप टीम क्या बना रहे हैं? आप मुझे बताइए ना कि फास्ट बॉलर है, अगर घबरा रहे हैं उसको आप बिठा देते हैं, और उसके बाद वो फिर आन के परफॉर्मेंस दे देता है। और फिर इसी तरह आप जो मिर्जा जो है फास्ट बॉलर, उसको आप सही यूज नहीं कर रहे। तो आई मीन के बैटिंग ऑर्डर में भी और बॉलिंग में भी आप जो है वो मुख्तलिफ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का टाइम निकल गया। बॉलिंग में, क्योंकि आपने जिस तरह खुद भी शुरू में बात की कि 60 रन की पार्टनरशिप हमने बनने दी और हमसे कोई विकेट नहीं निकली, वही वाली बात कि 12वें नंबर की जो टीम है रैंकिंग में, उसकी आप पहले 60 रन में विकेट ही नहीं ले पा रहे और रन बनते चले जा रहे हैं।
वहां पर क्या प्रॉब्लम आई बॉलर्स को? प्रॉब्लम तो यही है कि आप ठीक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो जो करके आए थे होमवर्क या सीखने की बात और ये सब वो लोग करके आए थे। उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो तो हमारे मेन बॉलर्स को उन्होंने जो है काफी मुश्किल डाल दी, इतनी के आपको इतनी मार पड़ी कि आपका मेन बॉलर जो है वो साइम अय्यूब नजर आने लगा है आपको कि जी वो आन के आउट करता है आपको। वो स्पिनर्स आउट ना करें तो वो तो 180 तक चले जाने थे मेरे हिसाब से, और वो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल था। ये भी आप 4 बॉलें पहले जीतते हैं तो आपकी बैटिंग भी जो है प्रॉब्लम कर रही है, बॉलिंग में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कहेंगे इजी आप नहीं ले सकते भाई, ये जो छोटी टीम फॉर्मेट में। तौसीफ साहब, ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं राइट नाउ हमारे टीम के अंदर, हमें बाबर आजम नजर आता है कि वनडे में उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया श्रीलंका के साथ जो हुई है, लेकिन T20 में आते फिर वो 0 पर आउट हो गई। ये फॉर्मेट का पसंदीदा रिकॉर्ड भी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया शायद आफरीदी साहब का 0 पर आउट होने का। तो ये जो आपको नजर आ रहा है फॉर्मेट चेंज बाबर आजम के लिए, इसके ऊपर आपकी राय चाहूंगी। और दूसरा ये पाकिस्तान राइजिंग जो टैलेंट है, राइजिंग स्टार जो है एशिया कप का ये चैंपियनशिप, उसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिए। देखिए कंसिस्टेंसी तो हमें कहीं भी किसी में नजर नहीं आ रहा। आप बाबर को लेके आए, बहुत शुरू से आवाम भी कह रही थी और सिलेक्शन कमेटी ने भी पहले ही कर दिया था, और ये कोच साहब ने कह दिया था कि बाबर फिर उसके बाद एकदम खामोशी हो गई क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब वो कहने पे ले आए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन किए हैं और ये आप ले आए, और फिर आपके रिमार्क्स ये आ रहे हैं सबके कि भाई अब सीनियर की बहुत जरूरत है हमें। तो भाई जूनियर को आपने चांस कहाँ दिए हैं जो उनके एबिलिटी को आप देख सकें। और फिर जहां तक आपने शाहीन की बात की, उसमें प्लेयर हैं, पहले भी टीमें बनती रही हैं, एक्चुअल ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर बाद में गायब हो जाते हैं। आप कहते हो लाते हो सिर्फ इंडिया को हराया आपने तो हमें बहुत कुछ हो गया, हमारे साथ ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इंडिया को हराने के बाद हम भी कहते हैं जी इंडिया को हराया, बाबा सारे गुना धुल जाते हैं जब हम इंडिया को हराते, गुना हमारे धुल जाते हैं। हाँ, वो फिर खेल तो नहीं रहता, वो तो हमारा जज्बाती मसला बन जाता है इंडिया के जज्बाती। बस तो हमारे भी प्लेयरों ने सोच लिया कि जब भी इंडिया आए तो उसको हराओ, बस सारे गुना धुल जाएंगे, बाकी उनसे हारते रहो, चाहे 15 नंबर की टीम हो या कहीं इंडिया से नहीं, हम इंडिया को हमारे जज्बात से खेल जाते हैं। पिछले कुछ अरसे में तो हमने यही देखा है। अच्छा तौसीफ साहब, ओपनिंग पेयर की मैं बात करी थी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आपकी नजर में, क्योंकि हमारे पास ओपनर्स, अब साइम भी एज एन ओपनर ही खेलते हैं, साहबजादा फरहान भी हमारे पास ओपनर है, फिर फखर जमान की जो पोजीशन हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो भी एज एन ओपनर ही है। तो आपको क्या लगता है बेहतरीन ओपनिंग पेयर होना कौन सा चाहिए? देखिए परफॉर्मेंस तो आप अगर देखें तो साइम अय्यूब तो मुझे तीनों फॉर्मेट में लगते हैं कि वो थोड़ा सा उनको बस देखना पड़ेगा कि किस तरह जो है जल्दबाजी ना करें, वो तो तीनों फॉर्मेट में, और वो अटैकिंग प्लेयर। इसी तरह साहबजादा फरहान का भी है, लेकिन साहबजादा फरहान 20-25 करते हैं और टक से आउट हो जाते हैं। इसी तरह मैंने फखर को भी देखा था पीछे ऊपर जब आन के बैटिंग की थी, वो भी करते हैं। भाई अगर लंबा खेल गए हो तो आप 100 की तरफ चले जाओ ना। 100 का हिस्सा जो है, 3 फिगर जो है वो आपको दुनिया में बहुत वो देंगे, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी करते हो। जैसे ही 2 ऊपर से आउट हुए, आपने बात की ओपनर्स की, साइम अय्यूब तो मेरे हिसाब से मुझे दिखाई देते हैं। जो है साहबजादा फरहान को थोड़ा सा और अब आप टाइम मिला है, पाकिस्तान को काफी मैचेस हैं तो इनको देख लें, वरना नजला मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान पे गिरेगा और फिर जो है वो आप देखेंगे फखर ऊपर आ जाएंगे। पहले वनडे में उनको डाल दिया कि जी ये वनडे खेलना है, और अजीब अजीब काम कर रहा है भाई। वो 20 का प्लेयर है, वो वहाँ खेलता है। वहाँ सदाकत जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एशिया कप राइजिंग स्टार में, उसके ऊपर आपका कमेंट में चाहूंगी। देखिए अच्छा खेल रहे हैं, जूनियर लेवल पे अच्छा खेल रहे हैं, सब अपनी जगह। यहाँ एक प्रेशर होता है, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और जब इस टीम में आदमी आता है तो आपको पता है बिग गन साथ होती हैं, जिनके नंबरों पे जाना होता है उससे वो जो है ऐसी गुरी मारते हैं कि भाई क्या आ गए हो तुम, अच्छा मेरी जगह लेना चाहते हो, मैं बताता हूँ कि तो हमारे ये प्रॉब्लम ज्यादा है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक चीज है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको दूसरी क्रिकेट खेलने दें। बिल्कुल ऐसे। और वैसे अभी इंडिया को हरा कर आए हैं, लेट्स होप कि वो उनको जो है ना सही तरह से गाइड भी किया जाए। अदरवाइज होता ही है ना,
तौसीफ साहब खिलाड़ी ज़ाया हो के ऊपर जाते खिला हैं। दिया जाता है या फिर एक सेंचुरी बनाने, जैसे फ़खर ज़माना में याद है वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक सेंचुरी के बाद ही उनका बोलबाला हुआ था। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े तरीके से उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं और अपनी राय भी आपके सामने रखी है पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन अच्छी खबर ये है, अब हमें थोड़ा सा खुश होने दें और आप भी खुश हो जाइए कि पाकिस्तान जीत गया, पहला मैच पाकिस्तान जीत गया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, एक और अहम सेगमेंट, एक और अहम मसला जिसको हमने डिस्कस करना है, जो आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। फेफड़ों का कैंसर जो है वो आलमी सतह पर एक संगीन अब मसला बन चुका है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 2.5 मिलियन नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.8 मिलियन इससे अमवात हो जाती हैं और इनमें अक्सरियत वक्त पर तशखीस ना होने की वजह से हो रही होती हैं। यानी अगर वक्त पर तशखीस हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ही सूरत हाल ख़राब होती जा रही है और जब कैंसर पता चल जाए तो जर्राही, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अब जदीद निशाना बनाने वाली और इम्यूनोथेरेपी जो है उसकी सहूलियत पाकिस्तान में मौजूद तो है, लेकिन अगर देर हो जाए तशखीस होने में तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब ये महीना जो है नवंबर का, ये मनाया जाता है लंग कैंसर की अवेयरनेस के लिए। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि आज इस सेगमेंट को हम तरतीब देते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तज़ा काज़मी साहब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इस महीने के बारे में और लंग कैंसर अवेयरनेस के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि एवरी ईयर 2.5 मिलियन लोग जो है इससे डायग्नोज होते हैं और किसी भी कैंसर से जो डेथ्स की रेशो है सबसे ज़्यादा, जो 1.8 मिलियन का आपने नंबर दिया, ये लंग कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी ऐसी ही सिचुएशन है। पाकिस्तान में 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो लंग कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत लेट स्टेज पर आते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल में इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं होती। तो ये लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाने का मकसद जो है वो ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि अर्ली स्टेज पे किस तरह से आया जा सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन लोग जो हैं उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए, चेक कराना चाहिए और इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के जहनों में उनको दूर किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें फिर कि जल्दी अगर टेस्ट करा लिए जाएं तो फिर क्या इसकी तशखीस मुमकिन है? जो इसकी अलामात हैं क्या वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं पहले? जी, जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है वो मेजॉरिटी केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा होता और यही एक हमारे लिए मेडिकल में, साइंस में भी चैलेंज है क्योंकि हम पेशेंट्स को कोई सिम्टम बेस्ड अवेयरनेस नहीं दे सकते अर्ली स्टेज के लिए। तो अर्ली स्टेज के लिए इसीलिए पूरी दुनिया में अब लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शहरों में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम आ रहे हैं। अभी लास्ट मंथ जैसे गुजरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, अभी आप देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो एक वाइडली एक्सेप्टेड टूल है और उसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल बहुत बेहतर हुआ। इसी तरह लंग कैंसर में जो लोग रिस्क पर हैं, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, जो जिनकी हैवी स्मोकिंग हिस्ट्री है और वो एज ब्रैकेट 45 to 70 ईयर्स में आते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर अपना लंग कैंसर स्क्रीनिंग चेक कराना चाहिए, जो कि एक लो डोज CT स्कैन। डेफिनेटली बहुत वल्नरेबल तो वो लोग ज़्यादा ही होंगे जो कि स्मोकिंग करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ स्मोकिंग ही लंग कैंसर की वजह है? क्योंकि अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारा माहौल भी इस तरह का हो चुका है कि स्मोक की वजह से बहुत ही आबो हवा ख़राब रहती है। AQI इंडेक्स में हमें पता है, स्पेशली लाहौर की अगर हम बात करें वो तो बहुत ही ऊपर है, पहले या दूसरी सिटी में आता है। तो आपको लगता है कि सिर्फ स्मोकिंग या इसके अलावा भी अवामिल हैं? जी बिल्कुल, स्मोकिंग तो मोस्ट कॉमन और मेजर फैक्टर है लंग कैंसर डेवलपमेंट में, लेकिन इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट एरिया में आप रहते हैं तो अच्छा बिल्कुल, स्मोकिंग तो एक फैक्टर है ही, लेकिन स्मोकिंग की तरह के और भी एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे नौजवान जो है वो शीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं या E-सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना नुकसानदेह है सेहत के लिए? जी बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन है। वेपिंग इज़ नॉट हार्मलेस, ये मैं बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, सिगरेट भी निकोटीन डिलीवर कर रहा है बॉडी में और वेपिंग भी यही कर रही है। डिलीवरी मेथड फ़र्क है। सिगरेट में टबैको है जिसमें बहुत सारे कैंसर, जिसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जो कैंसर करने वाले केमिकल्स होते हैं, वो जा रहे होते हैं। अभी जो वेपिंग है इसका अगेन हमारे पास बहुत लॉन्ग टर्म डेटा अब नहीं है कि किस तरह का डैमेज कर रहा है, लेकिन जो अर्ली डेटा है वेस्ट से हमारे पास है, कुछ स्टडीज़ आ चुकी है जिसमें लंग कैंसर
के अलावा जो बाकी डैमेज है वो लंग्स में हुआ है, लोग आईसीयू तक एडमिट हुए हैं। शीशा भी ऐसा ही है, कोई भी केमिकल जो आर्टिफिशियली लंग्स में जा रहा है तो वो जब फिर डॉक्टर साहब इलाज की बात आते हैं, स्पेशली लंग कैंसर के इलाज की बात करें, तो पाकिस्तान फिर कहाँ पर स्टैंड करता है? पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन कौन से ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रीटमेंट कैंसर के अवेलेबल हैं और पिछले एक डेकेड में तो नई दवाइयाँ जो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें काफ़ी सारी पाकिस्तान में आ चुकी हैं। तो जनरली तो मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हमारे पास सर्जरी की मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जिसमें साइबर नाइफ से लेके आप पूरी रेडिकल रेडियोथेरेपी तक अवेलेबल है। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी जो एक नया ट्रीटमेंट है, रिलेटिवली नया ट्रीटमेंट है दुनिया में, उसकी भी दवाइयाँ मौजूद हैं। फिर हम टारगेटेड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अब वो भी पाकिस्तान में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो इसके बेसिक मैसेज ये है कि अगर आप सही रास्ते पे सही जगह पहुंच जाएं तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी तो लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि छोड़ी जाती नहीं है, ये आदत इस तरह से आपकी बन जाती है, सिगरेट छोड़ने के लिए फिर वो कहते हैं कि ई सिगरेट्स पे चले, हम शिफ्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें निकोटीन को जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या ये सही तरीका है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, अभी इंटरनेशनली जैसे अगर हम यूके का मिसाल लें तो यूके की यही गाइडेंस है, नेशनल गाइडेंस यही है कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो वेपिंग को आप एज अ ब्रिजिंग टूल यूज़ कर सकते हैं कि आप उससे थोड़ा सा टबैको आपका कम हो जाएगा, निकोटीन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और फिर आप छोड़ देंगे। देखिए, निकोटीन एडिक्टिव है, चाहे वो वेप की सूरत में हो चाहे वो सिगरेट की सूरत में हो, लेकिन अगर एकदम निकोटीन छोड़ेंगे, एकदम सिगरेट छोड़ेंगे तो आप विड्रॉल में आ जाते हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप निकोटीन की तादाद कम कर देते हैं और वो फिर आप बॉडी जो है उसके यूज्ड हो जाती है, तो आपकी एडिक्शन ऐसे। डॉक्टर साहब, अगर एक शख्स स्मोकिंग छोड़ देता है तो क्या उसका लंग कैंसर का जो खतरा है या प्रोबेबिलिटी है उसको लंग कैंसर होने की, क्या वो खत्म हो जाती है या फिर भी वो मौजूद रहती है स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी? देखिए, इसमें 2 पॉइंट मैं बड़े इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि स्मोकिंग छोड़ने, जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं आपके लंग्स रिकवरी मोड में आना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी बेहतरियाँ तो आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो लंग कैंसर का रिस्क है वो 15 ईयर्स तक एटलीस्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए जिसने स्मोकिंग छोड़ दी है वो भी उसको अपनी हेल्थ के चेक रखना है, उसको ज़रूरी अपने स्कैन्स जो कराने। दूसरा पॉइंट ये कि नॉन स्मोकर्स को भी लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो बड़ी तादाद स्मोकर्स में है। पैसिव स्मोकर हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री हो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो नॉन स्मोकर्स भी तो ये हम मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते तो भी आपको विजिलेंट रहना है। कुछ अपनी ऐसी अलामात हैं अगर वो आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर ना। आप अलामात की बात करें तो थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि बता भी दें लोगों की अवेयरनेस के लिए कि कौन सी ऐसी अलामात जो ज़ाहिर होना बॉडी में शुरू हो जाएं जिसके बाद आपको फ़ौरन टेस्ट करवाना है या डॉक्टर के पास जाना है? जी बिल्कुल, जो हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक होती है परसिस्टेंट कॉफ, यानी कि अगर आपको ऐसी खांसी है जो 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा रह रही है और वो नहीं ठीक हो रही तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसकी मज़ीद तशख़ीस की जाए। खांसी में खून का आना, वज़न का गिरना बगैर किसी वजह के, अनयूजुअली टायर्ड रहना या सांस का फूलना बगैर किसी वजह के, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली इस महीने के बारे में या लंग कैंसर की अवेयरनेस के लिए? जी बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्मोकर हैं और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आप कहते हैं मुझे खांसी या कोई सांस की बीमारी नहीं है, फिर भी आप रिस्क पर हैं, तो आपको उसी स्टेज पे लंग कैंसर स्क्रीनिंग करानी है जिसको जो कि लो डोज सीटी स्कैन है। उसकी रेडिएशन 1/10 ऑफ द नॉर्मल सीटी स्कैन है, तो बहुत ही लो डोज है। वो आप एक स्कैन कराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी कि आप बता दें कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ इस पर काम हो रहा है, क्योंकि हमने जिस तरह शुरू में इंट्रो में भी बात की, जो आदाद शुमार हैं दुनिया भर के तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के जो आदाद शुमार है जिन जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की सतह पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, इस पे तो लॉज बने हैं जो पब्लिक एरिया में स्मोकिंग पे दुनिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी ये लॉ तो बने हैं। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। उस पे आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के इदारे कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, लेकिन लॉ तो है पब्लिक एरिया में स्मोकिंग जो है वो, ताकि जो दूसरे लोग स्मोक नहीं करते उनको पैसिव स्मोकिंग का एक्सपोजर ना हो। मतलब और यहाँ पर भी यही स्टोरी है, हम ये कह सकते हैं कि लॉज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और ये लॉज भी
आम लोग जो हैं हम लोगों की सेहत के लिए मौजूद है और हम अपनी सेहत के लिए जो लॉज बने उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा काज़मी हमारे साथ मौजूद है। इंपॉर्टेंट मैसेज जो है ना वो ये है इस पूरे सेगमेंट का कि जनाब अगर आप स्मोकर हैं तो कोशिश करें स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी बहुत सारे तरीके जो है ना वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनको इस्तेमाल करके आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 2.5 मिलियन हर साल जो है ना वो सामने आते हैं। अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं अपनी आदतें नहीं छोड़नी, लेकिन किसी के साथ बैठ के स्मोकिंग ना करें, आप उसको भी उतना ही इफेक्ट करें जो स्मोकिंग बेचारा कर या बेचारी कर ही नहीं रही। अपना तो बेड़ा गर्क करें, साथ में दूसरों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म, लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक खबर आपको दे देते हैं कनाडा से, जहां पर पहली मर्तबा सरकारी इमारत पर फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। टोरंटो शहर में सिटी हॉल की इमारत पर फलस्तीनी झंडा लगाने की इस तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खुशी का इजहार भी किया। और जो वहाँ पर लोग थे वो उन्होंने विक्ट्री के निशान बनाए, पैलेस्टाइन के हक में नारे भी लगाए और कनाडा ने सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को आपको पता है कि तस्लीम कर लिया था। तो उसके बाद ये दुनिया में अब तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा होनी शुरू हो गई हैं। इंसानियत कहीं ना कहीं अभी जिंदा है और इन ममालिक में खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखकर और भी खुशी होती है कि यहाँ पर सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी बताऊँ, ये सामने जो अभी हम फुटेजेस चला रहे हैं इसके अंदर हमें कुछ जूस भी नजर आ रहे हैं जो कि बड़े खुशी का इजहार एक ग्रुप है जो बिल्कुल ऐसे दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि हैं तो जू, लेकिन वो इसराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं कि इसराइल ने जो भी किया फ़लस्तीन के अंदर वो ठीक नहीं, यानी उनके अंदर इंसानियत अभी बाकी है। खैर जी, वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे मुलाकात दोबारा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।